नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्ताव पास। मृतक आश्रित कोटे में होंगे 859। पर्यावरण में तो हाइब्रिड गाड़ियों में मोटर वाहन टैक्स माफ होगा। नैनीताल हाई कोर्ट में बनभूलपुरा हिंसाकांड में मौत पर हुई सुनवाई। सरकार ने रिपोर्ट पेश करने के लिए मांगा था अतिरिक्त समय। 15 जून को लगने वाले कैची धाम मेले की तैयारियां पूरी। आम यात्रियों के लिए रूट प्लान तैयार। परिवहन निगम ने ट्रैफिक पुलिस के साथ की बैठक। अल्मोड़ा में विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर प्रतियोगिता। 28 विद्यालयों के बच्चों ने दिखाई प्रतिभा। भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व जिला अध्यक्ष अनामिका गिरफ्तार। अपनी नाबालिग बेटी का बॉयफ्रेंड से कराया यौन शोषण। पति से था विवाद। रुड़की के पिरान कलियर में दलित महिला पर हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तहरीर देकर आरोपी दबंगों पर कार्रवाई की मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर संवैधानिक और प्रशासनिक संकट गहराता जा रहा है। राजभवन ने पंचायती राज एक्ट में संशोधन से जुड़े अध्यादेश को बिना मंजूरी लौटा दिया है। सरकार का अब आज कैबिनेट बैठक में संशोधित प्रस्ताव पेश करने जा रही है ताकि अध्यादेश को दोबारा मंजूरी के लिए भेजा जा सके। 10,760 त्रिस्तरीय पंचायत पहले ही खाली हो चुकी है और प्रशासकों का कार्यकाल भी खत्म हो चुका है। ऐसे में सवाल है, क्या सरकार ने पंचायत व्यवस्था को राजनीतिक मोहरा बना दिया है? इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव बीते 6 महीने से लटके हुए हैं और अब तक प्रशासकों के सहारे काम चलाया गया, लेकिन उनका कार्यकाल भी समाप्त हो गया है। सरकार ने दोबारा अध्यादेश लाकर पंचायत एक्ट में संशोधन की कोशिश की, मगर राजभवन ने बिना हस्ताक्षर के अध्यादेश लौटा दिया। सूत्रों के अनुसार विधायी और पंचायती राज विभाग से फिर से स्पष्टता मांगी गई है और सबसे अहम बात, विधायी विभाग ने खुद ही एक ही विषय पर दोबारा अध्यादेश लाने पर आपत्ति जताई है, जो इस अध्यादेश के खारिज होने की सबसे बड़ी वजह भी बनी है। क्या रणनीति आप लोग अपना रहे हैं? कार्यकाल भी समाप्त हो चुके हैं। हम पूरी तरह से तैयार हैं पंचायत चुनाव को लेकर। जैसा निर्वाचन आयोग जिस प्रकार की भी जो भी तिथि नियुक्त करेगा उस नीति पर हम लोग चुनाव में जाने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। भी प्रचंड बहुमत की सरकार समय पे नहीं करवा पा रही है। प्रशासकों का कार्यकाल फिर से समाप्त हो गया है, क्योंकि प्रशासकों के सहारे ही सरकार पंचायतों के कामकाज को देख रही थी। अब तक तो पंचायतों के चुनाव हो जाने चाहिए थे। आखिर क्यों बार बार पंचायतों के चुनाव टाले जा रहे हैं? जनता बार बार पूछती है, क्योंकि लोकतंत्र में अगर पंचायतों के चुनाव भी एक चुनी हुई सरकार समय पर नहीं करवा पाएगी तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी, क्योंकि जनता को चुने हुए जनप्रतिनिधियों से कामकाज करवाने में सहूलियत रहती है। लेकिन सरकार जो है अपनी मनमानी करने के लिए पंचायतों के चुनाव नहीं कर रही है। बार बार बहानाबाजी बना करके पंचायतों के चुनाव टाले जा रहे हैं। अब सरकार के पास दो विकल्प हैं, या तो विशेष सत्र बुलाकर कानून पारित करें या फिर पंचायतों से अस्थिरता बनाए रखें। लेकिन अब स्थिति तेजी से बदल रही है। सरकार ने हाई कोर्ट में शपथ पत्र देकर वादा किया है कि 15 जुलाई तक पंचायत चुनाव कराए जाएंगे और इसलिए अब योजना है कि प्रशासकों का कार्यकाल 1.5 महीने तक बढ़ाया जाए और इस अवधि में चुनाव संपन्न कराए जाएं। और जल्द ही सरकार इस पर कोई बैठक कर संशोधित अध्यादेश का प्रस्ताव भी लाया जाएगा, जिसमें राजभवन द्वारा बताई गई आपत्तियों का समाधान भी शामिल रहेगा और इसके बाद अध्यादेश को दोबारा राजभवन को भेजा जाएगा और पंचायत चुनाव की तिथि भी तय कर दी जाएगी, जिसमें हरिद्वार को छोड़कर शेष 12 जिलों में पंचायत चुनाव 15 जुलाई तक कराए जाने की तैयारी है। उत्तराखंड क्रांति दल ने तो बार बार यही चाहे कि समय पे चुनाव हो, लेकिन देखो सरकार चुनाव नहीं करा पा रही है। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। और अगर हमारी पंचायतों के चुनाव नहीं होंगे तो क्षेत्र का विकास कैसे होगा? इसको बारी बारी से जो है कई बार जो है इस चुनाव को टाल दिया गया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब तक हमारे जनप्रतिनिधि क्षेत्र में चुन के नहीं आएंगे तो वहाँ की जो विकास है वो पूरी तरह रुक जाएगा। ये चुनाव जल्दी से जल्दी करवाने चाहिए जो है। देखिए, हमने कार्यक्रम दे दिया है। अभी वोटर लिस्ट पंचायत ने जारी की है। उस वोटर लिस्ट में जिनके नाम नहीं चढ़े हुए हैं, हमने कार्यकर्ताओं से कहा वो नाम चढ़ाए। बहुत जल्दी हम पंचायत परीक्षाओं की टोली भेजने वाले हैं और
भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रत्येक ग्राम पंचायत में अपने कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाएगी। हर पंचायत में हमारा प्रधान लड़े, बीडीसी क्षेत्र है वहाँ पे हम पार्टी कैंडिडेट घोषित नहीं करते, लेकिन हर बीडीसी क्षेत्र में हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़े। और जिला पंचायत में पार्टी जब विधिवत रूप से प्रत्याशी की घोषणा करेगी, सिंबल तो नहीं मिलता है लेकिन विधिवत घोषणा करते हैं। और हम पिछली बार भी अधिकतम पंचायतों जीतते हैं, इस बारे में अधिकतम पंचायतों तो अब नजरें टिकी हैं राजभवन की मंजूरी और कैबिनेट के फैसले और सरकार की संकल्प शक्ति पर। क्या पंचायत चुनाव फिर से लोकतंत्र की ओर लौटेंगे या फिर ये पूरी प्रक्रिया सत्ता की खींचतान में और उलझेगी? सबसे बड़ा सवाल, क्या उत्तराखंड में पंचायत प्रणाली सुरक्षित है या फिर संवैधानिक अनिश्चितता के दौर में है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर देहरादून से है, जहां धामी कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है, जिसमें कुल 12 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। शहरी विकास विभाग में 2013 में 859 पर्यावरण मित्रों को मृतक आश्रित कोटे में रखा जाएगा। परिवहन विभाग में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी बैटरी से मिलने वाली सब्सिडी को एसएनए अकाउंट में रखने का निर्णय लिया गया है। 50% यानी गाड़ी की कीमत अधिकतम 15 लाख होनी चाहिए। परिवहन विभाग में मोटर वाहन के अंतर्गत इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए टैक्स माफ किया था। तो आज 12 मत थे आज हमारे इसमें। पहला मत था ये शहरी विकास विभाग का मत था। इसमें ये हमारे 2013 में 859 ये पर्यावरण मित्र जो हैं ये विनियमित किए गए थे। तो आज इनको भी जो हमारी मृतक आश्रित सेवा नियमावली है उसके अनुरूप उनके आश्रितों को इससे आच्छादित करने का आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया मत था। ये परिवहन विभाग का मत था उत्तराखंड स्वच्छता गतिशीलन परिवर्तन नीति के बारे में। इसमें पूर्व में ये व्यवस्था थी कि जो हमारा नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो कि पेट्रोल या डीजल से चलता है, उसको सीएनजी, बैटरी या ईवी में कन्वर्ट यदि वो करते हैं तो उसमें कुछ सब्सिडी की व्यवस्था थी। उत्तराखंड हाईकोर्ट में मनफूल हिरा हिंसा दिन गोली लगने से हुई फहीम की मौत की जांच सीबीआई से कराए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई है। आज हुई मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से रिपोर्ट पेश करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई, जिस पर कोर्ट की खंडपीठ ने मामले की रिपोर्ट डीजी व होम सेक्रेटरी के सम्मुख प्रस्तुत करने को कहा, और जिस पर अब राज्य सरकार 18 जून को कोर्ट में अपने पक्ष रखेगा। और बता दें कि मृतक के भाई परवेज ने याचिका दायर कर कहा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल ने पुलिस को 6 मई 2024 को निर्देश दिए थे कि मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर इसकी जांच कर उसकी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करें। एक फहीम नाम के व्यक्ति का जो फहीम था उसका 8 फरवरी की शाम को एक संजय सोनकर और सत्या सोनकर दोनों लोगों ने गोली मार के हत्या कर दी थी। अब एफआईआर दर्ज हुई 6 मई को 2024 को और मर्डर का केस है। मर्डर मतलब 302 का केस है और आज तक इन्होंने इन्वेस्टिगेशन करते रहे, जबकि एक मैंडेटरी प्रोविजन भी है कि 90 दिन में आपको मर्डर केसेस में भी चार्जशीट फाइल करनी चाहिए। चार्जशीट नहीं फाइल हुई। 15 जून को लगने वाले सुप्रसिद्ध कैची धाम मेले को लेकर जहां प्रशासन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं, तो वहीं कैची धाम मेला यानी 15 जून को लेकर जाम से निपटने के लिए प्रशासन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। बता दें कि कैची मेले में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से बाबा नीम करोली महाराज के दर्शन करने आते हैं और बीते कुछ वर्षों से कैची धाम में जाम लगना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। कैची धाम में जो टूरिस्ट लोग आते हैं या श्रद्धालु लोग आते हैं, आने वाले ये 14 और 15 तारीख को हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाले हैं, जिसके देखते हुए परिवहन विभाग ने पूरी तैयारी कर रखी है, जिसके अंतर्गत 2 स्तर पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सबसे पहला एक कि हमारी इन्फोर्समेंट टीम्स अलग अलग रूट्स के लिए तैनात कर दी गई हैं जो वहाँ पर चेकिंग का कार्य करेंगी। इसके अलावा जो वाहन है उनको रोककर शटल सेवा चलाई जाएगी, जिसके अंतर्गत हमने टैक्सी यूनियन और बस की यूनियन से वार्ता कर ली है ताकि आने वाले दिनों में
टैक्सी और बसों की कमी ना हो। तो बेसिक तैयारियां वो शुरू हो गई है, कुछ पार्किंग और आइडेंटिफिकेशन का काम शुरू हो गया। इसके साथ ही क्योंकि कैची मेले के दिन हम वहाँ पे निजी वाहन जो है उनको अलाउ नहीं करते हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं वो शटल सर्विसेज से जाते हैं। तो भीमताल में, भवाली में, इसके अलावा जो है जो नैनी बैंड है वहाँ से भी 3-4 जगह से हम शटल सर्विसेज चला रहे हैं। तो उनका आइडेंटिफिकेशन हो गया। इसके साथ ही जो फोर्स की तैनाती है उसका भी एक डिप्लॉयमेंट हमने तैयार कर लिया है, क्योंकि कैंची में बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु आते हैं, तो उस टाइम रैन से भी बाकी फोर्स भी आवंटित होता है, तो उस फोर्स का रिक्वायरमेंट भी भेज दिया गया है। देश भर के 52 शक्तिपीठों में शुमार नैनीताल की मां नैना देवी मंदिर का स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ साथ नैनीताल पहुंचे पर्यटकों ने भी बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया। सुबह से ही मां नैना देवी मंदिर में माता के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए भक्तों की लंबी कतारें लग रही। स्थापना दिवस के अवसर पर मंदिर समिति द्वारा महाभंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस अवसर में मैं भी भाग ले पाई। आप देख ही सकते हो आज इतनी भीड़ है और इतना अच्छा मौसम हो रहा है, यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ महादेव जी का हम दर्शन कर सकते हैं, यहाँ पे माता जी का अच्छे से दर्शन हो गया, वहाँ झील है और बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। मैं बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को कि मैंने आज अच्छे से दर्शन कर लिए। माता जी के दर्शन करना तो इट्स लाइक टू हैव द ब्लेसिंग, आशीर्वाद लेने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। लखनऊ से आई उतनी दूर से, और आज तो बहुत अच्छा दिन है यहाँ पे। जैसा कि पता चल रहा है कि माता जी का आज स्थापना दिवस है, तो हो सकता है कि माता जी का जो भी मैं मांगूँ उसको तुरंत ही पूरा कर दें। कल बारिश हो रही थी, मैं कल भी वेट कर रही थी, बट कल नहीं आ पाई मैं यहाँ पे बारिश की वजह से। बट आज वेदर अच्छा है तो फिर मैं पहुँच पाई यहाँ पे। हाँ, ये 143वां आपके जन्मदिन है श्री माँ नैना देवी का। 1863 में इस नए मंदिर की स्थापना हुई थी, जब अमरनाथ शाह जी को ये मूर्ति यहाँ मिली, जो 1880 के भूस्खलन के बाद जो यहाँ दब गई थी तालाब में, उसकी यहाँ स्थापना करी गई, मंदिर शुरू हुआ और 1984 में ये ट्रस्ट बना। उसके बाद से हम लगातार, हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि हम इसको और भव्य बनाएं। श्रीनगर बाजार में हुड़दंग और तेज आवाज में बुलेट चलाने से मना करने पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला करने वाले 7 आरोपियों को श्रीनगर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रुद्रप्रयाग के पास ज्वाड़ी बाईपास से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 3 तलवारें बरामद हुई हैं और बुलेट मोटरसाइकिल भी सीज कर दी गई है। गिरफ्तार युवकों में जसकरण सिंह, गुरप्रीत सिंह, जशनदीप सिंह, चरणजीत कौर और जसकांत सिंह, सुखप्रीत सिंह, रामदीप सिंह और को जेल भेजा गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी अनुज कुमार व निरीक्षक जयपाल नेगी के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई को पौड़ी पुलिस की सख्ती और त्वरित कार्रवाई का उदाहरण माना जा रहा है। हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में जमीन घोटाले को चलते तत्कालीन जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह पर कार्रवाई के बाद अब मयूर दीक्षित को हरिद्वार जिले की नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। बुधवार को अपने रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट भवन में पदभार ग्रहण किया और पदभार ग्रहण करने के बाद मयूर दीक्षित ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सबसे पहले वह अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे ताकि जिले में चल रहे सभी विभागीय लंबित मामलों की समीक्षा कर उन्हें शीघ्र सुलझाया जा सके। जो कि सबसे पहले तो हम यहाँ पे समीक्षा करेंगे अधिकारियों के साथ, विभागों के साथ, जो उनके इश्यूज़ हैं, इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज़ हों या शासन में कोई लंबित इश्यूज़ हों या जनपद में कोई इश्यूज़ हो, उनको रिजॉल्व करेंगे और सभी योजना का इम्प्लीमेंटेशन ढंग से हो, उसमें समय से पूर्ण हो जाए योजना, उसके बारे में कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही मानसून सीजन और कांवड़ यात्रा को देखते हुए जो तैयारियाँ की जानी उसकी भी बैठक करी जाएगी और आगे उसको सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी तैयारियाँ समय पर पूर्ण हो जाएँ। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देहरादून के भाऊवाला में बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद पुलिस हथियारों की तलाश में जुटी हुई है और इसके लिए कई टीमों का गठन किया गया है। बता दें कि बीते दिन बदमाशों ने रोहित नेगी को किसी बहाने से बुलाया और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। रोहित के दोस्त उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने रोहित को मृत घोषित कर दिया। इसी दौरान रोहित ने
अल्मोड़ा में विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर ग्रीन हिल ट्रस्ट द्वारा पर्यावरण जागरूकता को लेकर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। स्थानीय रेलवे इंटर कॉलेज में आयोजित इन प्रतियोगिताओं में कक्षा 5 से 8 कक्षा तक बच्चों के लिए प्रदूषण मुक्त पृथ्वी को लेकर पेंटिंग प्रतियोगिता के साथ ही कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक बच्चों के लिए स्पोर्ट्स स्टोरी राइटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस चाहे कल है 5 जून को, लेकिन हमने उसकी पूर्व दिवस पर ये कार्यक्रम रखा हुआ है। इसमें स्कूल के बच्चों के लिए 2 प्रतियोगिताएं हैं। एक कक्षा 5 से लेकर के 8 तक के बच्चों के लिए प्रदूषण मुक्त पृथ्वी, इस टॉपिक पे उनको पेंटिंग प्रतियोगिता उनके लिए रखी गई है। और जो क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 के बच्चे हैं उनके लिए स्पॉट स्टोरी राइटिंग की प्रतियोगिता है। वो हिंदी में कहानी लेखन है, जिसमें उनको हमने 4 विभिन्न टॉपिक पर उनको पोस्टर दिखाए और उस पर वो कहानियाँ लिख रहे हैं। ये 2 प्रतियोगिताएं यहाँ पर आयोजित की जा रही हैं। इसमें 28 स्कूल्स ने प्रतिभाग कर रखा है अल्मोड़ा के अंदर से। और पेंटिंग प्रतियोगिता में 90 बच्चों का प्रतिभाग है और कहानी लेखन में 24 बच्चों का प्रतिभाग है। और हल्द्वानी नगर निगम में विकास कार्यों को लेकर नगर निगम के मेजर गजराज सिंह बिष्ट नगर सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि नगर निगम में जितने भी वेंडर संचालक हैं उन्हें प्रशस्ति पत्र बांटे गए हैं। साथ ही उन्होंने वेंडर संचालकों से कहा कि वह अपने प्रशस्ति पत्रों को अपने संस्थानों में लगाकर ही कार्य करें। उनका कहना है कि दमू वारडूंगा में काफ़ी समय से वहां के निवासियों द्वारा हाउस टैक्स को लेकर जनता से मांग की जा रही थी, जिसके लिए उन्होंने हाउस टैक्स लेने का निर्णय ले लिया है। आज 2 बड़े मुद्दे मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक बड़ा कार्य हमने जो किया कि जितने भी हमारे वेंडर भाई हैं उनको हमने यहाँ परिचय पत्र वितरित किया है और उनको कहा है कि जो हमने एक बड़ा उसी रूप में एक बड़ा परिचय पत्र भी हमने उनको बनाकर दिया है कि अपने उस ठेले पर उससे लगाएं, ताकि उनको भी एहसास हो कि वो निगम से जुड़े हुए लोग हैं और लोगों को भी लगे कि ये निगम के जो अपना निगम वेंडर है उसके लोग हैं। इसी प्रकार एक बड़ा मैं आप सबके सामने एक बड़ा ऐलान करने जा रहा हूँ कि जो हमारा दमड़ुआ क्षेत्र है वहाँ के निवासी कई समय से वहाँ पर हाउस टैक्स लगाने की मांग कर रहे थे। बहुत सारे जब से मैं बना था मेयर तब से वो मेरे पास आते थे कि भाई हमारे हाउस टैक्स लगाया जाए, तो उसको भी हम आज मैं ऐलान कर रहा हूँ कि अगस्त माह से उसको भी हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। राजधानी देहरादून के रायपुर क्षेत्र स्थित रिंग रोड 6 नंबर पुलिया पर मंगलवार सुबह एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। सुबह करीब 5:28 पर 2 बुलेट बाइक सवार युवक एक दूध व्यापारी की दुकान के बाहर से दूध की कैरेट चोरी कर फरार हो गए। यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैमरे में कैद हो गई और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। खबर विकासनगर से है। मानसून को लेकर तमाम विभागों ने अपनी अपनी तैयारियां पूरी करनी शुरू कर दी है। इसी क्रम में विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने राजस्व विभाग, बिजली विभाग, पीडब्ल्यूडी, एनएच, वन विभाग और शिक्षा विभाग सहित तमाम संबंधित विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ आपदा प्रबंधन को लेकर बैठक की। राजधानी देहरादून को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए नगर निगम विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्लास्टिक मुक्त अभियान की शुरुआत करने जा रहा है। यह अभियान 1 दिवसीय होगा और नगर आयुक्त नमामि बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि हर वर्ष जून माह में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण आज जिस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है, जिस तरह से पर्यावरण में बदलाव देखने को मिल रहे हैं, ऐसे में नगर निगम भारत सरकार की थीम पर कार्य करते हुए कल 5 जून को नो प्लास्टिक डे मनाने जा रहा है।
5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर निगम देहरादून भारत सरकार के द्वारा दी गई थीम को ही ध्यान में रखते हुए, उसी थीम पर केंद्रित करते हुए मुहिम चलाने जा रहा है कि देहरादून में हम एक दिन के लिए नो प्लास्टिक डे मनाएं और इसमें जितनी भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग है उसे पूरी तरह से वर्जित करते हुए, उसको पूरी तरह से उसका बहिष्कार करते हुए हम अपने दिनचर्या में, अपने ऑफिसेज में, अपने घरों में, सार्वजनिक स्थलों में किसी भी प्रकार के सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग ना करें और ऐसा जो भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक डिस्कार्ड किया जाना हो उसे नगर निगम के माध्यम से हम ट्रॉलीज़ और अपनी ई ऑटो टिपर्स और प्लास्टिक बैग्स के माध्यम से उसको कलेक्ट करेंगे। इसके अलावा इस कलेक्टेड प्लास्टिक वेस्ट को हम PWD के साथ में एक MOU साइन करते हुए रोड बनाने के इस्तेमाल में भी लेने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। ये अपने आप में नगर निगम की ओर से एक पहल है कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको ऐसे उपयोग में लगाया जाए जिससे कि वो पर्यावरण के लिए खतरा ना बनते हुए एक आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत ने जिला विकास प्राधिकरण नैनीताल कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विकास प्राधिकरण कार्यालय में भवन मानचित्र स्वीकृत किया, अवैध भवनों के निर्माण पर की जा रही कार्रवाई, लंबित प्रकरणों की सुनवाई, अभिलेखों का डिजिटलाइजेशन कार्य सहित कंपाउंडिंग आदि कार्यों की जानकारी ली। अथॉरिटी है उसके ऑफिस का आज मैंने इंस्पेक्शन किया, क्योंकि आप जानते हैं कि पब्लिक के काम इस ऑफिस से पढ़ते रहते हैं और रेवेन्यू भी बहुत इन्वॉल्व होता है जिसको हम विकास कार्यों में खर्च करते हैं। तो उसको देखते हुए इसका इंस्पेक्शन आज मैंने किया था। तो एक तो अनियमितता पहली इसमें यही है कि कार्यालय में सूचीबद्ध तरीके से केसेस नहीं रखे हुए हैं, तो ये नहीं पता चल पा रहा है कि मान लीजिए कोई केस 2007 में हुआ तो उसका आज स्टेटस क्या है। सेकेंडली, इसका वर्गीकरण नहीं किया हुआ है कि कौन सा कमर्शियल है, कौन सा डोमेस्टिक है। थर्डली, जो मामले शमन हुए हैं तो जहाँ तक ऑनलाइन की बात है उनका रिकॉर्ड तो है क्योंकि वो ऑनलाइन है, लेकिन जो पुराने मामले बहुत से हैं जो ऑफलाइन शमन हुए हैं उसके संबंध में कोई रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं है। तो पता नहीं चल पा रहा है कि कितने मामले शमन हुए, कैसे शमन हुए, क्या शमन सही प्रकार से हुआ, कोई गलती तो उसमें नहीं हुई। रुड़की के पिरान कलियर में रैन बसेरा के पास दबंगों द्वारा एक दलित महिला पर लाठी डंडों से हमला किया गया है। दलित महिला पर लाठी डंडों से हो रहे इस हमले को लेकर जीशान नाम के युवक बीच बचाव करने आया, लेकिन दबंगों के द्वारा जीशान के साथ भी लाठी डंडों से मारपीट की गई, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आपको बता दें कि पिरान कलियर में विश्व प्रसिद्ध दरगाह साबिर पाक स्थित दरगाह साबिर पाक में देश विदेश से जहरीन जरियत करने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ स्थानीय दबंगों द्वारा अक्सर जहरीनों के साथ मारपीट के मामले सामने आने लगे हैं। क्या घटना घटी आपके साथ में? जी मैं हाजिर में रहती हूँ, परेशान करते हैं यहाँ के लड़के, पहले से परेशान करे हुए हैं। तो मना कर दूँ तो मुझे और ज्यादा लालच दे पैसों का। क्या करने आई थी यहाँ? मैं ये हाजिर में हूँ। आस्था है साबिर पार्क में? हाँ। अच्छा, क्या घटना घटी फिर रात में मुझे मारा है, बदतमीजी करी मेरे साथ। क्यों? बदतमीजी करी, 2 लड़के आए, मैं छिड़ने लगे, मेरा हाथ पकड़ लिया हाथ से। तो फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। आगे देखिए के न्यूज़ का खास कार्यक्रम मंथन।